Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, चैप्टर नंबर 3 कल हम लोगों ने काफ़ी कुछ थ्योरेटिकल पार्ट उसका देख लिया पूरा. आज उस पर बेस्ड कुछ एक MCQs हमारे सामने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वन बाय वन हम लोग करेंगे. तैयार हैं हम लोग? रेडी? चलिए. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने है रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो भैया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में अगर आप लोगों को पता हो तो हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था I बराबर NEAVD. याद है आपको? I बराबर NEAVD. तो यहाँ पर करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के कैसे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं. बोलो भैया. तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा? ए हो जाएगा. क्लियर है? ए क्यों हो जाएगा? बात समझ में आ रही है सभी को? बोलो भैया. सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ो. क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. अगला सेकंड मुझसे बोल रहा है द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज. करंट डेंसिटी कौन से लेटर से डिनोट करते थे? जे से. फॉर्मूला था जे बराबर जाइए. आई यहाँ पर करंट है, करंट का यूनिट एम्पियर. ए यहाँ पर एरिया है और एरिया हम सब लोग जानते हैं मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं. मीटर स्क्वायर. तो किसी पट्टे ने हमसे पूछ लिया करंट डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर. एम्पियर पर मीटर स्क्वायर कैसे आया? सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ो. बोलो बबुआ. चलिए अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं. अगला है द कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंसेस. भाई सुनने होगा. पिक्चर कैसी है? हिट है. किसी दूसरे ने बोला सुपर हिट है. सुपर हिट है इसका मतलब हिट से थोड़ी ऊपर है. अब मुझसे कह रहा है कंडक्टर यानी करंट का चलना. कंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़िया होती है. अब कोई सुपर कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर, तो बाकी कंडक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा होगी या बहुत ही कम होगी? बहुत ही ज़्यादा होगी. सुपर कंडक्टर है तो कंडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा कितने कह जाएगी? इन्फिनिटी. बोलो भैया. तो वही कह रहा है द कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टिंग सब्सटेंस इज. तो इनफाइनाइट बोल सकता हूँ. बोलो बोलते क्यों नहीं हो? बोलवे करो. चलूँ आगे. इसके बाद अगली बात पे आता हूँ. इससे पहले कि मैं अगली बात पे आऊँ मैं आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूँ. आप लोग मुझे एक बात बताइए. एक ज़माना था जब मैंने आपको ये बताया था डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी. तो रेजिस्टेंस में मैंने पढ़ाया था कि भैया रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. ऐसे करके बताया था. फिर मैंने बोला था रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल. सही बोल रहा हूँ? क्लियर? अलग अलग मटेरियल के लिए रेजिस्टिविटी अलग अलग होती है. जैसे मार्केट में आप 1 किलो सब्जी लेने जाओगे, 1 किलो सब्जी लेने जाओगे तो 1 किलो बैगन खरीदोगे तो कुछ पैसा अमाउंट देना पड़ेगा. 1 किलो आलू खरीदोगे तो भी उतना ही पैसा देना पड़ेगा. नहीं ना? है ना? समझ में आ रही बात? आप अमाउंट 1 किलो ही ले रहे हो, सॉरी मतलब जो वेट है वो 1 किलो ही ले रहे हो, लेकिन आपको अमाउंट जो पे करना पड़ रहा है वो अलग अलग करना पड़ रहा है. तो दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द वेजिटेबल. बोलो. है ना? इसी तरीके से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो होता है वो अलग अलग मटेरियल का अलग अलग होता है. मैंने उस टाइम पढ़ाया था, बहुत डिटेल में पढ़ाया था. तो अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं आगे बढ़ जाऊँ. तो कोई पूछे मुझसे द रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन. रेजिस्टिविटी बोले तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है ना. तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर कहाँ पे डिपेंड करता है? लेंथ एरिया पे तो डिपेंड नहीं करता. इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल. तो इट्स मटेरियल. पहले ही बोल रहा हूँ, इस पर आप इंपॉर्टेंट लगा लें. ये कई बार बोर्ड एग्जाम में रखा मिला है ना. ओके आगे बढ़ूँ. अगला मुझसे कह रहा है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज. द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज. तो भैया देखते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का यूनिट. आप लोग तैयार हो? मैंने बचपन में सुना था गाँव वालों R बराबर रोइल है, रोयल अपॉन ए. बोलो भैया. सही बोल रहा हूँ? क्लियर? अब मुझे इसकी यूनिट चाहिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, यानी कि इसकी यूनिट चाहिए. रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम इंटू रो. लेंथ मीटर में नापी जाती है, एरिया मीटर स्क्वायर में नापा जाता है. मीटर से स्क्वायर कट जाएगा. इस मीटर को इधर ले आऊँगा तो ये क्या आ गया? ओम मीटर. तो किसी ने पूछा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो हम क्या बोलेंगे उसे? ओम मीटर. क्यों बोल रहा हूँ ओम मीटर? पल्ले पोड़ रहा, पल्ले पोड़ रहा, नहीं पोड़ रहा, पोड़ रहा. आगे बढ़ जाओ. आगे बढ़ जाओ. चलो अच्छी बात है, वेरी गुड.
अगर इतनी बात समझ में आती है बेटा आप सभी को, तो फिर अगली बात पे आते हैं हम लोग। अगला कह रहा है, पहले आप मुझे बताओ, आपको याद है एक ज़माना था जब हमने ये रिलेशन पढ़ा था? बोलो। अच्छा, पढ़ा था। तो इसको देख के ज़रा मुझे ये बताओ, टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आपको पहले पढ़ता है? आपको पहले पढ़ता है? अच्छा, तो एक बात बताओ, अगर जो कोई कंडक्टर है, कंडक्टर बोले तो मेटल, सभी मेटल्स कंडक्टर होती हैं। कंडक्टर की अगर कोई बात करे तो इसका मतलब मेटल्स की बात कर रहा है, और मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो सुनते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन जो है हमारे सामने वो ये कह रहा है, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर बोले तो मेटल हो गया, है ना। कंडक्टिंग वायर का टेम्परेचर बढ़ाने पर इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा या घट जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ में आया? पढ़ लो 6th वाला, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ो, आगे बढ़ जाऊं सभी। अगला है, फॉर मेजरिंग द करंट इन अ सर्किट द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज। भैया किसी भी सर्किट में करंट को मेजर करने के लिए हम कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं? क्लियर। तो करंट को मेजर करने के लिए हम लोग जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो है अमीटर। क्लियर। क्या क्या यूज़ करते हैं? एमीटर। अब कईयों लोगों के दिमाग में यार घंटी बज रही हुई, यार गैल्वेनोमीटर भी तो लिखा हुआ है ना, गैल्वेनोमीटर भी तो लिखा हुआ है, यहाँ लोचा है बॉस। तो यहाँ पर मैं चाहूँगा कि आप लोग इसे नोट डाउन कर लें। ध्यान दो, पहले समझ लो, फिर मैं उसे नोट डाउन करवाऊंगा। पहले समझ लो, गैल्वेनोमीटर और अमीटर दोनों में फ़र्क क्या है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर करता है और अमीटर भी करंट मेजर करता है। तो हमें कई बार जब हम पढ़ते हैं तो हमें तो लगता है यार जी तो एक ही बात है, जी तो एक ही बात है, पर इनमें फ़र्क है। देखो भाई, इसका काम क्या है, आपने गैल्वेनोमीटर पढ़ा था कहीं? मीटर ब्रिज में आपने गैल्वेनोमीटर लगाया था, पोटेंशियोमीटर में आपने गैल्वेनोमीटर लगाया था, और वहाँ पे क्या करते, तुम जो किए सरकार सुरकू के कहाँ ले आते? जीरो पे ले आते। माइंडेड, ध्यान से सुनिएगा। गैल्वेनोमीटर का जो काम होता है, गैल्वेनोमीटर वो करंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है, ना कि मेजर करने के लिए। गैल्वेनोमीटर जो होता है उससे हम ये पता लगाते हैं कि किसी जगह करंट बह रहा है कि नहीं बह रहा है। कांटा अगर जीरो पे चिक गो तो जगह तो करंट बह रहा है, कांटा अगर जीरो पे आएगा तो करंट ना बह रहा हो। पर कितने एम्पियर का करंट बह रहा है वो हम पता नहीं लगा सकते। हम केवल करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं कि फलानी जगह करंट अतो है कि ना है। क्लियर। यानी गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट इन अ सर्किट। लेकिन जब करंट को हमें मेजर करना होता है कि किसी सर्किट में कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके लिए डिवाइस हम लोग जो यूज़ करते हैं दैट इज अमीटर। क्लियर। अमीटर हमें ये बता देता है कि किसी सर्किट में कितने एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। नहीं आई मेरी बात समझ? क्लियर। ओके, समझ में आ रही है बात? तो गैल्वेनोमीटर और एमीटर का फ़र्क समझ में आया? तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, सुन लो। गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट इन अ सर्किट एंड अमीटर इज यूज्ड टू मेजर द करंट इन अ सर्किट। समझ गए? अब इसे अपनी लैंग्वेज में लिख लो नोट्सों में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। आप एक बार बताओ, ओमिक रेजिस्टेंस अपने पढ़े थे, ओमिक सर्किट, नॉन ओमिक सर्किट। ओमिक सर्किट सभी मेटेलिक कंडक्टर्स होते हैं, और मेटेलिक कंडक्टर्स है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना। ये ओमिक सर्किट है। ओमिक सर्किट में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, तो नॉन ओमिक सर्किट में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस कम होगा। तो वही है, इन नॉन ओमिक सर्किट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। देख लो, पढ़ लो, समझ जाओगे। चलूं आगे, आगे बढ़ूं। अगला कह रहा है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज। कोई भी सर्किट होता है उसमें मेटेलिक वायर होते हैं, और मेटेलिक वायर जो होंगे, सर्किट में वायर होंगे, वायर बोले तो कंडक्टर्स, और कंडक्टर्स के अंदर जो करंट का फ्लो होता है दैट इज बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आपको अगर याद हो, मैंने कुछ दिनों पहले बताया था, याद करो एक बार, फिर से बोल रहा हूँ। जो कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर करंट का फ्लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं तो उनके अंदर करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों की वजह से होता है।
और जो इलेक्ट्रोलाइट होती हैं उनके अंदर करंट का फ्लो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस की वजह से होता है। जो मैंने बोला आपको समझ में आया? क्लियर? तो वो यही कह रहा है द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट इज, तो ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पढ़ लो आप इसको, समझ जाओगे। आगे बढ़ूं? नहीं बढ़ूं? पढ़ जाओ, ठीक है। अगला है ओमिक रेजिस्टेंस इज। ओमिक रेजिस्टेंस इज, तो भैया मैंने आपको बताया था सर्किट दो टाइप की होती हैं, ओमिक सर्किट और नॉन ओमिक सर्किट। ओमिक सर्किट ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। इसके एग्जांपल क्या बताए थे आपको, याद है? ऑल द मेटेलिक कंडक्टर्स, कॉपर वायर बताया था ना स्पेशली। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉपर वायर। और आपको याद होगा नॉन ओमिक सर्किट के एग्जांपल मैंने बताए थे, डायोड, ट्रायोड, ट्रांजिस्टर वगैरह ये सब है ना। तो कॉपर वायर हो जाएगा इसका। बोलो भैया, सीन क्लियर है? अच्छा, इसके बाद अगली बात आती है एक इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या है? इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। बोलो भैया, इलेक्ट्रिक सेल क्या है? इट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर? सेल से एनर्जी मिलती है, मिलती है कि नहीं मिलती? मिलती है। आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बेटा मुझसे, द EMF ऑफ अ सेल इज E वोल्ट एंड इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज R ओम। इट इज कनेक्टेड विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ R ओम। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन भी कर लेना, पहले समझ लो उसके बाद नोट डाउन करना। ओहो, चलिए तो देखते हैं। कह रहा है पट्टा, एक सेल है, उसका EMF E वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस R ओम है। ये मैंने सेल बना दिया बेटा, इसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R ओम है, ठीक है। इट इज कनेक्टेड विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ R ओम। अब वो कह रहा है ये सेल, अब जाहिर सी बात है हमें मालूम है सेल अंते करंट मिलते हैं। करंट से क्या करेंगे, कूलर चलाएंगे, पंखा चलाएंगे, टीवी चलाएंगे, आग लगाएंगे, बोलो, है ना। तो वो कह रहा है इसको हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जोड़ा, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। और हम लोग तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कैपिटल R से डिनोट करते थे, पर वो यहाँ पर कह रहा है कि हमने इस सेल को एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी स्मॉल r से डिनोट कर रहा है। यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्वेश्चन में कैसे डिनोट कर रहा है बेटा, स्मॉल r से डिनोट कर रहे हैं। तो कह रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल इज। पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछ रहा है, यानी V की वैल्यू पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आ गया भैया? बोलो। चलो यारो, मैंने बचपन में ये पढ़ा था V बराबर E माइनस IR, आपको याद है? बोलो बोलो, पता है कि ना पता? पता है, ठीक है। तो इज इक्वल टू E माइनस I करंट होता है, मैंने सुना है करंट इज इक्वल टू टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बोलो भैया, स्टेप समझ में आया? आई की जगह ये लिख दिया R भैंसों की भैंसों। बोलो भैया, जा स्टेप में कहूँ को परेशानी नहीं हो तो बोले, वहाँ कोई दिक्कत वाली बात नाने तो फिर सुने। ये क्या कर दिया मैंने? हाँ, तो V इज इक्वल टू, सबको साफ दिखाई दे रहा है ना जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ, V इज इक्वल टू E माइनस, चलो आ जाओ, टोटल EMF कितना है? तो टोटल EMF E है। टोटल रेजिस्टेंस होता है बेटा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस स्मॉल r के बराबर है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी स्मॉल r के बराबर है। हो गया टोटल रेजिस्टेंस, ये स्मॉल r। सीन क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारा बबुआ V बराबर E माइनस E अपॉन R प्लस R, 2R, ये भी R, जर बोलो भैया। तो E माइनस E बाई 2, तो सॉल्व करूंगा तो ये क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू E बाई 2। स्टेप समझ में आ गया कि नहीं आया? बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? ये दिखाई दे रहा है जो मैंने लिखा है E बाई 2, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, देखो बोलवे करो, ऐसे गुस्सा मत है करो, हैं? सीन क्लियर है सभी को? E बाई 2 कैसे आया, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? ये जो मैंने लिखा है समझ में आ गया? उतार लो फटाफट, जाए फुर्ती में। In the next question he is telling you the EMF of a cell is 2 volt. EMF of a cell is 2 volt. अच्छी बात है भैया, एक सेल का EMF 2 वोल्ट बोल रहा है। When it is short circuited, it gives a current of 4 एम्पियर। सेल है, कितने एम्पियर का करंट दे रहा है?
4 एम्पियर का करंट दे रहा है। इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस इज, आर की वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर? अगर हम थोड़ा सा फोकस करें तो आई बराबर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। बोलो भैया, आई बराबर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो आई इज इक्वल टू टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। जो गिवन वैल्यू है हमारे पास वो केवल यही है, चमका दो। आई कितने गए? 4, टोटल ईएमएफ कितना है? 2, रेजिस्टेंस कितना है? आर। आर को इधर ले आऊँगा, ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। आर को इधर ले आया, 2 को नीचे ले आया, तो आर बराबर 1/2। 1/2 सॉल्व करूँगा, कितना आ जाएगा? 0.5 ओम। सीन क्लियर है भैया? बात समझ में आ रही है सभी को? नोट इट डाउन, फिर आगे बढ़ूँगा। अगला बेटा मुझसे कह रहा है बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर इट्स सेंसिटिविटी। तो भैया सेंसिटिविटी की बात कर रहा है, पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी की बात कर रहा है। तो मैं ज़्यादा पढ़ो लिखो ना, मुझे तो ये मालूम है। बोलो, रेसिप्रोकल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। पर मैंने तो जो पढ़ रही थी के बराबर वी अपॉन एल, तो वी अपॉन एल कहाँ पहुँच जाएगी? कहाँ पहुँच जाएगी? ऊपर। अब वो जो कह रहे हो बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर, लेंथ बढ़ा दी मैंने, पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ बढ़ा दी। तो बताओ आप सेंसिटिविटी क्या वो इफेक्ट होगा? हाँ, बढ़ जाएगी। समझ में आई बात? बढ़ जाएगी, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो हो गया हमारा, ये बात समझ में आई? क्लियर? तो कह रहा है बाय इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर सेंसिटिविटी, तो इंक्रीजेस। क्यों बोल रहा हूँ इंक्रीजेस? समझ में आई बात? क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? बोलो, अच्छी बात है। इसके बाद अगला पट्टा मुझसे पूछ रहा है किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। तो मैंने आपको बताया था किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। अपन ने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। जूल है ना, जूल है तो जाहिर सी बात है एनर्जी है। और फिर को बच्चा के मुड़ में पी रही हो तो ऐसे समझ ले, माने कहा था ये किलोवाट आवर, यही तो दवा है, काय की यूनिट है, यही तो पूछ रहा। किलोवाट, किलोवाट बोले तो पावर है, पावर वाट में ही तो नापी जाती है। आवर टाइम है, बोलो भैया पावर इनटू टाइम। सुना है पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, ये भी टाइम, टाइम से टाइम कटेगा, क्या आ गया? वर्क आ गया, और जो वर्क है वही एनर्जी है। तो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी या वर्क, कुछ भी बोल सकते हो आप। समझ में आई बात? बोलो भैया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आंसर हो जाएगा इसका। बोलो भैया, आगे बढ़ूं कि यहीं अड़ा रहूं? बढ़ जाऊं, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग के सामने आ गए हैं फिलअप, खाली स्थान भरो। भरें खाली स्थान? बोलो भैया, चलो खाली स्थान भरते हैं। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, बता भाई, जरूरत है 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। रोटी लिखाया था सीधा सीधा, याद है? आगे बढ़ूं? अगला है द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज फिल इन द ब्लैंक्स फॉर सेमीकंडक्टर। नेगेटिव। सेमीकंडक्टर के अलावा और कौन सा था जिसके लिए नेगेटिव रहता था? हाँ, वेरी गुड स्नेहा, इलेक्ट्रोलाइट इज द राइट आंसर। क्लियर? इलेक्ट्रोलाइट्स और सेमीकंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होती थी। याद आ रहा है सभी को? करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, पढ़ा था है ना? करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी। करंट कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर या वेक्टर? हाँ, करंट स्केलर है लेकिन करंट डेंसिटी वेक्टर है, ध्यान रखना। अगला, मीटर ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, पढ़ा था? मीटर ब्रिज में आपने लगाया था फॉर्मूला बाय द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। बोलो भैया, ठीक है। द रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इट्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, बताया था? जैसे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, इसी तरीके से रेसिप्रोकल ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। समझ में आया कि नहीं आया? चलूँ आगे। अगला कह रहा है द एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज, एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी इज। तो आपने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, मोबिलिटी ऑफ द चार्ज कैरियर म्यू इज इक्वल टू वी डी अपॉन ई, पढ़ा था, याद है? बोलो। अच्छा,
मैं अगर चाहूँ तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ, वी डी, अपने एक रिलेशन पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, ई बराबर वी बटे डी, वेद से ही आया है। ले जी देखो ना, नहीं ऐसे घुर्रा के देख रहे हो मुझे, ई बराबर वी बटे डी बोलो, तो ई की जगह मैंने दे दो वी बटे डी, कहाँ पहुँच जाओ ऊपर, अच्छे सेकंड ने ऊपर पहुँचा दी तो तुम्हें, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं, गौर से देखिएगा, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बेटा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी काय में नापी जाएगी, मीटर पर सेकंड में, काय में नापी जाती है, मीटर पर सेकंड में। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह तो मैंने टांग दिया मीटर पर सेकंड, ठीक है। और डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस मीटर में नपेगी, बोलो। वी पोटेंशियल है, पोटेंशियल वोल्ट में नप जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो यूनिट क्या हो गई बबुआ हमारी, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड। सीन क्लियर है सभी को? वोल्ट पे पावर कुछ नहीं है 1, सेकंड पे पावर कुछ नहीं है 1, या तो ऐसे ही रखा रहने दो या ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर स्क्वायर वोल्ट -1 सेकंड -1। आई होप 33 पढ़ी, तो आगे बढ़ी। समझ में आया कैसे आई? ओके, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो, नहीं तो बाद में हमारे मूड खाओगे। कर लो फटाफट, क्या भी ही नोट कर तो बगैर क्या ना कर सकत हैं, हत कर लइए पापीन ने, देखते ही रहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले ये टुच्चे टाइप मैं नहीं बताऊंगा, आप ही बताओ। 2 ओम और 3 ओम के रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा, 5 ओम। आगे बढ़ो, फिर इसके बाद कह रहा है 2 रेजिस्टेंस हैं और 2 ओम के हैं और उन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाता है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिलेगा। तो ये तो लगा दो 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2, या फिर दूसरा कौन सा बताया था बताओ, r1 r2 अपॉन r1 + r2, पता है ना। अब 2 ओम के देंगे तो r1 भी 2 है, r2 भी 2 है, 2 2 4, 2 + 2 4, खोदते 4 खोद दो, आंसर आएगा 1 ओम। कहानी समझ में आ रही है? बोलो भैया, मैं गाई तो नहीं कर रहा हूँ ना, ठीक है। अगला कह रहा है मुझसे, द डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंसेस। भैया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डायमेंशन फार्मूला जब मैंने पढ़ाया था तब निकाल के भी बताया था, दोबारा बताऊं? नहीं बताऊं? कर लोगे आप लोग? बोलो भैया। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसी ने पूछ लिया तो हम लोग चमका देंगे, ऐसा मुझे लगता है, हैं? बढ़ूँ आगे। इसके बाद अगली बात आती है, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। आप बताओ, मैंने आपको बताया था एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स विच इज अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। 2 इलेक्ट्रोडों के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ा दूंगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जावांगा या घट जावांगा, बढ़ जावांगा। क्लियर है? क्लियर। ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स इंटरनल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। यू गाइस, वही दिया है फिल अब आपका, है ना? क्लियर है? पढ़ूँ आगे। अगला कह रहा है, ऑन डिक्रीजिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स। सुने भैया, लिसन एवरीवन, एवरीवन, एवरीवन लिसन। याद है कुछ फॉर्मूला? याद है? बोलो, बोलते क्या नहीं है, बोलवे करा। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, जाए इस इंटरनल रेजिस्टेंस को अगर मैं कम करूंगा तो ये क्या हो जाएगा? ओ भैया ना ना ना, इसने आज ही नो, रॉन्ग आंसर। इसको कम कर रहा हूं तो ये बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है लेकिन ये माइनस का है यहाँ पर। समझ में आ रही है बात? समझ में आया आप लोगों को ये बात कि नहीं आई? तो वो कह रहा है कि अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज करूं तो सेल्स के टर्मिनल्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा? तो वो इंक्रीज हो जाएगा। तो क्यों इंक्रीज हुआ, बात समझ में आई? चाहो तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लिख सकते हो, उससे आपको पल्ले पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। बढ़ूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ध्यान से सभी लोग।
अगली कहानी ये है, अगली कहानी की तेल लेने पहले एक बात बताओ, मैंने तुम्हें इतना पढ़ाया तो आपने क्या हासिल कर लिया अभी तक? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ाया आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़ाया आपको। मुझे बता सकते हो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कब यूजफुल होता था? कौन सा रेजिस्टेंस बड़ा हो, एक्सटर्नल या इंटरनल? एक्सटर्नल। कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है नालायकों, बोलो बोलते क्यों ना, क्या हो जाता है तुम्हें? मैंने बताया था जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बड़ा हो इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो ऐसी सिचुएशन में कौन सा कॉम्बिनेशन यूजफुल होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्लियर? और अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा छोटा होता है एनआर से, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ में आ रही है बात? ये बताया था आपको, बोलो भैया। लिसन, तो एक बात बताओ, मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं, तो कौन सा कॉम्बिनेशन यूजफुल होगा, सीरीज या पैरेलल? हाँ, पैरेलल। मैंने क्या बोला? इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़े हैं, तो अगर मुझे करंट गेन मैक्सिमम चाहिए तो कौन सा कॉम्बिनेशन यूजफुल होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस बड़े हैं, तो यहाँ पर देखो कैपिटल आर बहुत छोटा है आर से, तो इसका मतलब स्मॉल आर बड़ा ही तो हुआ है यहाँ पर। बोलो भैया। तो अगला आपका यही है। अगले में आपसे बेटा वो बोल रहा है, कहाँ गया? द सेल्स ऑफ हाई इंटरनल रेजिस्टेंस। हाई इंटरनल रेजिस्टेंस वाले सेल कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़े जाएं कि हमें मैक्सिमम करंट गेन मिले? तो कौन से कॉम्बिनेशन में जोड़े जाएं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यों बोल रहा हूँ भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन? आप लोगों को बात पल्ले पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? पड़ रही है? आगे बढ़ूँ? आगे बढ़ता हूँ। थोड़ा इसको याद करवाने के लिए एक चुतियापा दूं तो आपको शायद थोड़ा ठीक लगेगा। आपको कंफ्यूजन याद करने में कंफ्यूजन होती है ना, कौन सा कॉम्बिनेशन कब यूजफुल होता है? बोलो भैया, ऐसा होता है कि नहीं होता? बोले हुए करा पहले। होता है। चलिए आइए देखते हैं। तो फिर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक याद करते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। क्लियर? एक याद करते हैं तो दूसरा उल्टा हो जाएगा उसका। सही है कि नहीं? हो तो सच ही कह देता हूँ। तो आप इसको कैसे करते हैं? ऐसे समझो कि मुझे वॉशिंग मशीन चलानी है। कहते वॉशिंग मशीन चलानी है घर में, वॉशिंग मशीन चलानी है घर में, लाइट फाइट कछू हतना ने, टॉर्च में जो सेल डत्ते बिनते चलानी है। समझ में आ रही है बात? टॉर्च में जो सेल डत्ते हैं बिनते में क्या चलानी है? वॉशिंग मशीन। तो सुना नहीं, सुनो तो सुनो। ये सेल है, ये वही टॉर्च वाले सेल हो गए। समझ गए ना? सिंबल तो ऐसे ही बनता है ना, बोलो। तो टॉर्च वाले सेल हो गए। अब छोटे छोटे सेल है तो इनका रेजिस्टेंस छोटा छोटा है, 0.5 ओम के, है ना। और इसके साथ ये वॉशिंग मशीन क्या हो गई? वॉशिंग मशीन हो गई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। ये मान के चलो 500 ओम। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से जब बहुत बड़ा होता है तो ऐसी सिचुएशन में सीरीज कॉम्बिनेशन यूजफुल होता है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सीन क्लियर है सभी को? कोई दिक्कत? बढ़ूँ आगे? सबको बात समझ में आ रही है? ये मैंने एक समझ रहे हैं, इससे आपको याद रहेगा। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है इंटरनल रेजिस्टेंस से, तो ऐसी सिचुएशन में सीरीज कॉम्बिनेशन यूजफुल होता है। सीन क्लियर है सभी को? आगे बढ़ूँ? आपको मेरी आवाज़ के अलावा और कोई भी आवाज़ सुनाई दे रही थी क्या? अभी मोबाइल की रिंगटोन सुनाई दे रही थी? अरे यार, जल्दी के चक्कर में वो उसे एरोप्लेन मोड में नहीं लगा पाया। खैर कोई बात नहीं। ये बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर? सीरीज कॉम्बिनेशन कब यूजफुल होता है? जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा हो। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज़्यादा हो। बात समझ में आ रही है सभी को? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं।